दोस्तों, डीएम साहिबा का काफिला जब एक चौराहे से गुजर रहा था, तभी उनकी नजर वहां खड़े ट्रैफिक पुलिस दरोगा पर पड़ी। डीएम साहिबा ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवा और अपने गार्ड को भेजकर उस दरोगा को बुलाने को कहा। दरोगा जब यह सुनता है कि डीएम साहिबा उसे बुला रही हैं, तो थोड़ा घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो डीएम साहिबा ने उसे बुलाया है। डरते डरते वह डीएम साहिबा की गाड़ी के पास पहुंचता है। जैसे ही वह गाड़ी में बैठी डीएम साहिबा को देखता है, तो अचानक हैरान रह जाता है। आखिर कौन थी वह डीएम साहिबा और उन्होंने उसे क्यों बुलाया था? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के जिले धनबाद में एक परिवार रहता है। परिवार में माता पिता, उनका बेटा अयांश और उसकी पत्नी आस्था है। अयांश हाल ही में ट्रैफिक पुलिस में दरोगा के पद पर नियुक्त हुआ है और उसकी शादी को अभी 6 से 7 महीने ही हुए हैं। आस्था घर में अपने सास ससुर का आदर करती है और अपने पति की बातों का पालन करती है। शादी के 7 से 8 महीने बाद अयांश को पता चलता है कि उनके शहर में एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली है। वह सोचता है कि अगर वह आस्था का फॉर्म भर दे तो उसकी भी सरकारी नौकरी लग सकती है। इस ख्याल से वह अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, आस्था अपने सारे डॉक्यूमेंट दो, मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा। इससे तुम्हारी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी और हमारा जीवन और बेहतर हो जाएगा। अयांश की बात सुनकर आस्था चुपचाप खड़ी रहती है। यह देख अयांश दोबारा कहता है, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा अपने डॉक्यूमेंट दो, मैं अभी फॉर्म भरता हूं। तभी आस्था की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए अयांश से कहती है, अयांश मुझे माफ कर दो, यह बात मैंने तुमसे छुपाई है। यह सुनते ही अयांश चौंक जाता है और आस्था की ओर देखने लगता है। आखिर आस्था ने ऐसा क्या छुपाया है? अब यह सुनते ही अयांश एकदम से आस्था की ओर खड़ा हो जाता है और कहता है, आखिर तुमने कौन सी बात छुपाई है? क्या हुआ जो तुम इस तरह रो रही हो? इसके बाद आस्था धीरे धीरे बताने लगती है, देखो, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं। मैंने सिर्फ 9वीं क्लास तक पढ़ाई की है और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई तब मेरे घर वालों और तुम्हारे घर वालों ने मुझसे कहा था कि तुम्हें यह बात नहीं बतानी है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें बस घर संभालना है और इसी तरह अपने ससुराल में अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करना है। मैंने कई बार अपने पिता से कहा था कि इस तरह मेरी शादी मत करो, लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रह रही हूं। यह सुनते ही अयांश गुस्से से लाल हो जाता है और आस्था पर चिल्लाने लगता है, तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? इतना बड़ा सच तुमने मुझे नहीं बताया। अयांश के गुस्से और चिल्लाने की आवाजें घर में गूंजने लगती हैं और तभी उनके माता पिता कमरे की ओर आते हैं। तब अयांश के माता पिता भी वहां आ जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं। वे कहते हैं, बेटा, इस लड़की में संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। इसी वजह से हमने तुम्हारी शादी इससे कराई है। अगर कोई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की लेकर आते तो वह घर का सम्मान नहीं करती और हमारा आदर भी नहीं करती। हम तो बस यही चाहते थे कि तुम्हारा जीवन सुखी रहे। तुम पैसे कमाते हो और घर संभालने के लिए आस्था को हर काम आता है। इसी कारण हमने तुम्हारी शादी इससे कराई। लेकिन अयांश को यह सब सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, कैसी अनपढ़ गंवार लड़की से मेरी शादी करा दी? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी की परवाह ही नहीं की रही, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा कहकर वह गुस्से में वहां से चला जाता। आस्था यह सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके सास ससुर उसे सहारा देते हुए कहते हैं, बेटी, चिंता मत करो, यह कुछ दिनों तक नाराज रहेगा लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा और अच्छा जीवन बिताए। लेकिन समय के साथ अयांश और आस्था के बीच विवाद बढ़ने लगता है। छोटी छोटी बातों पर अयांश आस्था को अनपढ़, गंवार और जाहिल कहकर अपमानित करने लगता है। वह हर मौके पर उसकी की बेइज्जती करता है, जिससे आस्था का जीवन और भी कठिन हो जाता है। जब तक अयांश को यह नहीं पता था कि आस्था 9वीं कक्षा तक ही पढ़ी है, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन इस सच्चाई के पता चलने के बाद से उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अयांश का आस्था के प्रति गुस्सा और ताने लगातार बढ़ते जा रहे थे। आस्था ने पहले यह बात अपने सास ससुर से साझा की। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अयांश अपनी हरकतों से बात नहीं आया। जब बात हद से बढ़ गई तो आस्था ने अपने माता पिता को फोन करके सब कुछ बताया। माता पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, यह तुम्हारा घर है, हर हाल में तुम्हें वहीं पर रहना होगा।
समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आस्था ने माता पिता की बात मानकर ससुराल में बने रहने का प्रयास किया, लेकिन अयांश का व्यवहार दिन बदन और खराब होता गया। उसने आस्था को ताने मारने और अपमानित करने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। एक दिन झगड़े के दौरान अयांश ने गुस्से में आस्था पर हाथ उठा दिया। यह आस्था के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने तुरंत ससुराल छोड़ने का फैसला किया और अपने मायके चली गई। मायके में बैठी आस्था को उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद अयांश उसे मनाने के लिए जरूर आएगा, लेकिन अयांश अपने गुस्से और अहंकार में डूबा रहा। उसने आस्था को मनाने की कोई कोशिश नहीं की और आराम से अपने घर में रहने लगा। जब अयांश के माता पिता ने उससे कहा कि वह आस्था को मायके से लाकर सुलह कर ले, तो उसने साफ मना कर दिया। उसने गुस्से में कहा, मैं उसे वापस नहीं लाऊंगा, उसे तलाक दूंगा। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो अनपढ़ और गंवार हो। यह सुनकर माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अयांश ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। वह सीधे कोर्ट जाकर तलाक का केस दर्ज कर देता है। कुछ दिनों बाद कोर्ट का संबंध आस्था के पास पहुंचता है। जब आस्था को यह पता चलता है तो उसे बेहद गुस्सा आता है। उसने अपने पति की दिल से सेवा की थी, फिर भी वह तलाक देना चाहता है। आस्था ने भी ठान लिया कि वह अब इस रिश्ते को खत्म करके ही रहेगी। उसने अयांश के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई शुरू कर दी। केस चलता रहा और कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद अयांश अपने घर में आराम से रहने लगा। जब आस्था मायके में अकेली हो गई, आस्था के दिल और दिमाग में वही पुराने पल घूमते रहते, जब अयांश उसे अनपढ़, गंवार और जाहिल कहकर अपमानित करता था। वह अक्सर सोचती, मैंने अपना सब कुछ इस रिश्ते के लिए दिया, फिर भी मेरा घर बर्बाद हो गया। अब मैं यहां अकेली और अपमानित होकर रह रही हूं। इन कड़वी यादों ने आज आस्था को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन कहीं न कहीं उसने खुद को संभालने और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का हौसला भी जुटाना शुरू कर दिया। आस्था तलाक के बाद एक अनिश्चित जीवन जी रही थी। कभी वह अपने पति अयांश पर गुस्सा करती, तो कभी उसे लगता कि जो कुछ हुआ वह बेहद गलत था। इस बीच उसके पिता उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बेटी, अब मैं क्यों ना तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और तलाक के बाद जो मुआवजा मिला है उससे तुम्हारा भविष्य अच्छा बना सकता हूं। लेकिन आज ने अपने पिता की बात को साफ मना कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, अगर आप मेरी दूसरी शादी करा देंगे तो क्या गारंटी है कि अगला व्यक्ति मुझे अनपढ़ और गंवार कहकर अपमानित नहीं करेगा। मैं अब शादी नहीं करूंगी। पहले मैं अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटाना चाहती हूं। यह सुन उसके पिता हैरान होकर पूछते हैं, बेटी, इस दाग को कैसे मिटाओगी? आस्था ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, अब मैं पढ़ाई करूंगी, पढ़ लिखकर एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला बनूंगी। उसके बाद मैं देखती हूं कि कौन मुझे अनपढ़ और गंवार कहकर बुलाता है। यह सुनकर उसके पिता थोड़े चिंतित हो गए और बोले, बेटी, पढ़ाई तो तूने बहुत पहले छोड़ दी थी, अब इतने समय बाद इसे कैसे शुरू करेगी? आस्था ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, चाहे जो भी हो जाए, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं मेहनत करूंगी और अपना नाम रोशन करके दिखाऊंगी। अब मुझे अपने सपनों को पूरा करना है और खुद को साबित करना है। उसके आत्मविश्वास और हौसले को देखकर उसके पिता ने उसकी पढ़ाई का पूरा समर्थन करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बेटी, अगर तुझे पढ़ना है तो मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। आस्था ने ठान लिया था कि उसे अपने पूर्व पति अयांश को यह दिखाना है कि वह किसी से कम नहीं है। उसने खुद से वादा किया कि जब तक वह सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर लेती, तब तक उसकी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला बंद नहीं होगा। उसके पिता ने उसकी लगन और जुनून को देखकर कहा, बेटी, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो बेफिक्र होकर पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई में जो भी खर्च होगा मैं उठाऊंगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी भी चीज की चिंता मत करो। इस समर्थन के बाद आस्था ने पूरी लगन के साथ अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू की। उसने धीरे धीरे 9वीं और फिर 12वीं कक्षा पास की। इसके बाद उसने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान उसे कलेक्टर की पोस्ट के बारे में पता चला। उसने समझा कि कलेक्टर बनने के बाद हर सरकारी अधिकारी उसके अधीन काम करेगा। यह विचार आस्था को और प्रेरित करता गया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा ग्रेजुएशन पूरा करने और उसके के बाद सिविल सर्विस की तैयारी में लगा दी। उसने ठान लिया था कि वह अपने बलबूते पर कुछ बड़ा करके दिखाएगी और अपने पूर्व पति समेत उन सभी को जवाब देगी जिन्होंने उसे अनपढ़ और गंवार कहा था। आस्था ने कलेक्टर बनने का सपना देख लिया था
और उसी दिशा में अपनी मेहनत जारी रखी। उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई और तैयारी में झोंक दिया। 2-3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आस्था की मेहनत आखिरकार रंग लाई और कलेक्टर बन गई। जैसे ही यह खबर फैली, उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तक जब आस्था अपने जीवन को दोबारा संवारने के लिए पढ़ाई कर रही थी, तब समाज के लोग उनके परिवार पर तरह तरह के ताने मारते थे। कोई कहता था इतनी उम्र में बेटी को पढ़ाने की क्या जरूरत है, तो कोई कहता तलाकशुदा है, घर बैठने दो। लेकिन आज वही लोग मिठाई लेकर उनके घर आए आस्था के पिता पूरे गर्व के साथ सभी को बताते, मेरी बेटी आज कलेक्टर बन गई है, उसने मेरी उम्मीदों को सच कर दिखाया और हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अपनी सफलता के बाद आस्था ने कलेक्टर की ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग एक जिले में हो गई, जहां उसने पूरे समर्पण और काबिलियत के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू कर दिया। आस्था ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से लिखा और समाज को यह संदेश दिया कि मेहनत और हौसले के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है। आस्था, जो अब कलेक्टर बन चुकी थी, अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती थी। एक दिन उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। वह अपनी गाड़ी में बैठी और अपने ड्राइवर और ड्राइवर के साथ रवाना हो गई। रास्ते में एक बड़ा चौराहा आया, जहां ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद थी। जैसे ही कलेक्टर साहिबा का काफिला वहां पहुंचा, ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक को साइड करना शुरू कर दिया ताकि उनका काफिला बिना रुकावट के आगे बढ़ सके। आस्था की नजर अचानक एक ट्रैफिक पुलिस वाले पर पड़ी। उसे देखते ही वह चौंक गई। वह और कोई नहीं बल्कि नीरज था, आस्था का पूर्व पति, जिसने कभी उसे अनपढ़ और गंवार कहकर अपमानित किया था और उससे तलाक ले लिया था। आस्था ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया। गाड़ी रुकने के बाद उसने रियर व्यू मिरर में एक बार फिर ध्यान से देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह व्यक्ति अयांश ही है। जैसे ही उसने पहचान लिया कि वह अयांश है, उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। आस्था ने अपने गनर से कहा, गाड़ी से उतरकर उस दरोगा को यहां बुलाकर लाओ जो वहां खड़ा है। गनर तुरंत गाड़ी से उतरा और अया के पास गया। उसने कहा, कलेक्टर साहिबा आपको बुला रही हैं। नीरज, जो काफिले को देखकर पहले ही सतर्क था, यह सुनते ही घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि कलेक्टर साहिबा उसे क्यों बुला रही हैं। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझसे ऐसा क्या गलती हो गई है जो कलेक्टर साहिबा ने मुझे बुलाया है। डर और संशय के साथ नीरज धीरे धीरे कलेक्टर साहिबा की गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। डरते हुए वह कलेक्टर साहिबा की गाड़ी तक पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे ही वह गाड़ी के अंदर देखता है, सामने बैठी हुई कलेक्टर साहिबा को देखकर एकदम से हैरान रह जाता है। इधर जो कलेक्टर साहिबा गाड़ी में बैठी हुई थी, जैसे ही वे उसकी तरफ देखती है तो अयांश एकदम से उन्हें सलूट मारता है और कहता है, हाँ मैडम बताइए क्या काम है। इसके बाद आस्था, जो कलेक्टर साहिबा थी, कहती हैं, तुम कल मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर आस्था वहां से चली जाती है। अयांश इस बात को सोच सोच कर हैरान रहता है कि आस्था इतनी बड़ी कलेक्टर कैसे बन गई, आखिर ऐसा क्या हुआ था। इसके बाद अयांश उस गांव के अंदर जाता है जहां पर आस्था पहले रहती थी और उनके बारे में पता करने की कोशिश करता है। पूछताछ के बाद उसे आस्था की पूरी कहानी समझ में आ जाती है। उसे पता चलता है कि जब आस्था का तलाक हो गया था तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं कि इसके बजाय उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया और मेहनत करके कलेक्टर बनकर दिखाया। गांव के लोग उनकी इस संघर्ष भरी कहानी को जानते और सराहते थे। इसी वजह से अयांश को यह सब जानकारी आसानी से मिल जाती है। इन सब बातों को सोचकर अयांश बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी हैरानी में वह अगले दिन कलेक्टर साहिबा से मिलने के लिए उनके ऑफिस चला जाता है। वहां पहुंचकर वह बाहर इंतजार करता है। तभी आस्था उसे अंदर बुलाती है। अयांश जैसे ही केबिन के अंदर जाता है, उसके पास शब्द ही नहीं होते कि वह अपनी गलती के लिए माफी मांग सके या यह कह सके कि उससे जो कुछ भी हुआ वह बहुत बड़ी गलती थी। आस्था उसकी हालत देखकर सब समझ जाती हैं और उसे बैठने के लिए कहती हैं। अयांश सहमते हुए जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। बातचीत की शुरुआत आस्था करती है और सबसे पहले आस्था अयांश का धन्यवाद करती है। अब जैसे ही कलेक्टर साहिबा ने अयांश का धन्यवाद किया तो वह एकदम से हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है, मैंने तो इसे तलाक दे दिया था, इसे काफी बुरा भला कहा था
और इस पर हाथ भी उठाया था, फिर ये मेरा धन्यवाद क्यों कर रही है? वह आखिर पूछ ही लेता है, आस्था तुम मेरा धन्यवाद क्यों कर रही हो? आस्था मुस्कुराते हुए जवाब देती है, देखो अयांश, अगर तुम उस समय मुझे परेशान नहीं करते और यह याद नहीं दिलाते कि मैं अनपढ़ और घमंड में डूबी हुई हूं, तो शायद आज इस पोस्ट को हासिल नहीं कर पाती। तुम्हारी कठोर बातें और व्यवहार ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बने। मैंने ठान लिया था कि मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। यह बात सुनकर अयांश एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। वह सोचता है कि आस्था के साथ उसने इतना बुरा किया, फिर भी वह उसे धन्यवाद दे रही है और हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देख रही है। अयांश खुद को रोक नहीं पाता और आस्था के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। वह कहता है, आस्था मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें तलाक देकर अपनी ही जिंदगी खराब कर ली। अगर मैं तुम्हें तलाक नहीं देता तो मेरी जिंदगी आज और भी बेहतर हो सकती थी। आस्था थोड़ी गंभीर होकर पूछती है। वह कैसे? अयांश जवाब देता है, तुमसे तलाक देने के बाद मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली, जैसा माता पिता ने कहा था, लेकिन वह वैसी बिल्कुल भी नहीं निकली जैसी मुझे उम्मीद थी। उसने जीना हराम कर दिया है। अयांश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, और मैं उसे चाहकर भी तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि वह बार बार तरह तरह के केस मुझ पर करने की कोशिश करती है। वह मुझे धमका रहती है और कहती है कि अगर मैंने इधर उधर कुछ भी किया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी और मेरे माता पिता को भी घर में चैन से नहीं रहने देगी। इतना कहते हुए अयांश फिर से फूट फूट कर रोने लगता है। ये देखकर आस्था उसे चुप कराती है और शांत स्वर में कहती है, कोई बात नहीं अयांश, जो कुछ भी होता है वह ऊपर वाला हमारे भाग्य में लिखता है, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। शायद तुम्हारे भाग्य में वही महिला थी, इसलिए तुमने मुझे तलाक दिया और उससे शादी कर ली। आस्था की बात सुनकर अयांश अपने आंसुओं को पोंछता है और हिचकते हुए पूछता है, आस्था तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? आस्था गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है, मैं शादी करना चाहती थी अयांश, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे शादी नहीं करने देती थी। बार बार तुम्हारे वह शब्द याद आते थे जो तुम कहा करते थे, अनपढ़ है, गंवार है। इन्हीं बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि अगर मुझे शादी करनी है तो उससे पहले मुझे खुद को साबित करना होगा। इसलिए मैंने तय किया कि सबसे पहले मैं पढ़ लिखकर एक सरकारी नौकरी हासिल करूंगी और उसके बाद ही शादी के बारे में सोच। इन बातों को कहकर आस्था आगे कहने लगती है, खैर छोड़ो इन बातों को, इनमें तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन याद रखना अयांश, जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेहिचक मुझे फोन कर सकते हो। आज मैं जो भी हूं तुम्हारी बदौलत हूं। अगर तुमने मुझे ताने नहीं मारे होते तो शायद मैं कभी भी इस पोस्ट को हासिल नहीं कर पाती। यही कारण था कि मैंने तुम्हें यहां बुलाया। थोड़ी देर रुककर आस्था ने कहा, तुम भले ही मेरे बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती हूं। तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी सफल हो गई है। यह कहकर आस्था अयांश को वहां से जाने के लिए कह देती है। अयांश मायूस सा होकर वहां से निकल जाता है। शाम को आस्था अपने पिता से बात करती है और कहती है, पिताजी आज मेरी मुलाकात अयांश से हुई। पिता हैरान होकर पूछते हैं, बेटी वह क्या कह रहा था? तब आस्था अपने पिता को सारी बातें विस्तार से बताती है। यह सब सुनने के बाद पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है। उन्हें इस बात पर खुशी होती है कि उनकी बेटी ने उस व्यक्ति को भी धन्यवाद कहा जिसने उसके साथ इतना बुरा किया था। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। आस्था अपने काम में व्यस्त रहती है। एक दिन अचानक से आस्था के पिता का फोन उसके पास आता है और वह कहने लगते हैं, बेटी तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, वह लड़का तुमसे शादी करना चाहता। यह सुनकर आस्था तुरंत मना कर देती है और कहती है, नहीं पिताजी, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन तभी उनके पिता बताते हैं, बेटी वह लड़का और कोई नहीं, वही अयांश है जिसने तुम्हें तलाक दिया था। यह सुनकर आस्था हैरान रह जाती है और कहती हैं, पिताजी अयांश ने तो मुझसे कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी उसे बहुत परेशान करती है। फिर यह सब कैसे? पिता शांत स्वर में कहते हैं, बेटी उसने तुमसे झूठ बोला था, उसने अभी तक कोई भी शादी नहीं की है। अयांश के पिता यहां आए थे और उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बताई। दरअसल जब तुम दोनों का तलाक हुआ था तो उसके कुछ दिनों बाद तक अयांश गुस्से में था, लेकिन उसके बाद अयांश अपने की गए फैसले पर पछताने लगा। बार बार वह आस्था को याद करता और याद करके फूट फूट कर रोता। उसके माता पिता ने भी उसे
कई बार शादी करने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कह दिया, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अब जब अयांश की मुलाकात आस्था से हो गई थी, तो उसे लगा कि वह दोबारा उसके साथ शादी कर सकता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वह माफी मांगने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पूरी तरह तैयार था। पिता ने सारी बातें आस्था को समझाई और कहा, बेटी, वह सच में अपने किए पर पछता रहा है और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता है। यह सब सुनकर आस्था कुछ देर तक सोच विचार करती रही। आखिरकार उसने कहा, ठीक है बाबूजी, आप मेरी उसी से शादी करवा दीजिए और उसे बता दीजिए कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। इसके बाद आस्था और अयांश की दोबारा से शादी हो जाती है। खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन शादी के बाद अयांश आस्था से पूछता है, आस्था, तुमने इतनी आसानी से इस शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। आस्था मुस्कुराकर जवाब देती है, अयांश, शादी जिंदगी में एक बार होती है और मैंने सोचा, जब एक बार मेरी शादी हो चुकी थी तो क्यों ना उसी इंसान के साथ शादी की जाए जो अब अपनी गलती समझ चुका है और दोबारा शादी के लिए राजी है। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ ही की थी। यह अलग बात है कि हमारे बीच झगड़े हुए और उन झगड़ों के कारण हमें एक दूसरे से काफी समय तक दूर रहना पड़ा, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि हम अपनी जिंदगी को दोबारा मिलकर सही तरीके से शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है, इसलिए जुड़े रहे और सीखते रहे। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखना हमारी सोच को नया आयाम देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपके प्यार और सहयोग से ही यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी का इस सफर में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो किसी खास विषय पर चाहिए था तो हमें जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आपका हर सुझाव हमारे लिए अनमोल है। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं, इसलिए हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहे। हम आपके लिए नई नई जानकारियां लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहे। अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि जो ठान लेते हैं वह हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रह मिलते हैं।